अच्छा, आज हम नोड जेएस की जो हमारा थर्ड सेशन है उसमें हम एफएस मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। और एफएस मॉड्यूल को ऑलरेडी हम वैसे देख चुके हैं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं एफएस मॉड्यूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ crud_fs.js। ठीक है, एक CRUD ऑपरेशन हम अभी बाद में जाके कर रहे होंगे जो डेटाबेस के साथ करेंगे, एक्सप्रेस को कनेक्ट करके और डेटाबेस में डाटा सेंड करवाना, डाटा लेना, फिर अपडेट और डिलीट करवाना। वो वाला काम हम डेटाबेस से करेंगे बाद में जाके। फिलहाल अभी जस्ट हमने जो एक मॉड्यूल नॉन ग्लोबल पढ़ा था, यहाँ पे एफएस मॉड्यूल फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल नोड जेएस में, जैसे मैंने बताया था कि हम इंपोर्ट करके यूज करते हैं, फाइल्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके थ्रू आज हम देखेंगे किस तरह से हम एक CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं कंप्लीट। इसके अलावा लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पाथ कोर मॉड्यूल के बारे में भी पढ़ा था कि हम किस तरह से किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर का पाथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पाथ निकाल सकते हैं, पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पाथ के अंदर, उस फोल्डर के अंदर हम कोई भी फाइल बना सकते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर भी बना लेता हूँ CRUD के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने एक फोल्डर बनाया। मैं सबसे पहले इस फाइल में आता हूँ, यहाँ आके सबसे पहले मैं एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट एफएस इक्वल टू रिक्वायर एफएस। उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकंड जो मेरा मॉड्यूल जो मुझे यहाँ रिक्वायर्ड है इस फाइल में काम करने के लिए, वो है मेरा पाथ कोर मॉड्यूल। तो मैं उसको भी यहाँ पे जल्दी से आके इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ। इसे भी मैंने यहाँ के इंपोर्ट करवा लिया। इसके बाद जो मुझे काम करना है, मुझे अपना ये जो मेरा CRUD वाला फोल्डर है, ये जो मेरा CRUD वाला फोल्डर है जो मैंने अभी भी बनाया मैन्युअली, इस फोल्डर के पाथ को निकालना है। मैं सिंपली यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ के लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे आके CRUD पाथ के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा इक्वल टू, और यहां आकर मैं पाथ कोर मॉड्यूल का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा पाथ डॉट ज्वाइन। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था, एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है dir नेम के नाम से, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मेन फोल्डर जो है, पेरेंट फोल्डर, उसका पाथ गेट करके लेकर आ रही है। तो मैं यहाँ के लिखूंगा अंडरस्कोर dir नेम, कॉमा, और उसके बाद मैं कहूंगा कि मेरा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर मौजूद है CRUD वाला फोल्डर, इसको आप क्या करो, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो मैं यहाँ पे CRUD का रेफरेंस दे दूंगा। कॉन्सोल डॉट लॉग पर आता हूँ और यहाँ आकर मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ के लिखता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, और CRUD पाथ को मैं इस पे, इसमें लाके पास करवा लेता हूँ। तो मेरा पूरा पाथ जो है वो यहाँ पे मुझे कंसोल पे नजर आ जाएगा प्रिंट होकर। इसके अलावा मैं यहाँ एक एक्सटेंशंस में भी आ जाता हूँ, यहाँ जावास्क्रिप्ट को सर्च कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट, तो ये जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स के नाम की एक एक्सटेंशन है, एक वेरीफाइड एक्सटेंशन है। इसको भी जरा आप अपने पास इंस्टॉल कर लो, इसमें कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो मैं यहाँ आकर जरा इसको अगर चेक कर लूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कंसोल। देखो अब CLG से मुझे शॉर्ट फॉर्म से कंसोल मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके कंट्रोल S प्रेस करके जरा इस फाइल को सेव करवाता हूँ और इस फाइल को हम रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ पर आके मैं आ जाता हूँ टर्मिनल पर, और टर्मिनल पर आके मैं लिखता हूँ CLS नोडमॉन डॉट स्लैश, और हमारी जो फाइल है उसका नाम है crud_fs.js। एंटर करूंगा। मेरे पास देखो कंसोल पे पूरा का पूरा पाथ आ रहा है, सी ड्राइव, यूजर्स, एडमिन, डेस्कटॉप, नोड.js ट्रेनिंग और CRUD। ठीक है भाई, मुझे CRUD तक का पाथ रिक्वायर्ड था, मैंने ये पाथ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब CRUD ऑपरेशन जो होता है वो चार हिस्सों में बटा हुआ होता है, चार उसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसमें क्रिएट, देन उसमें होता है रीड, देन अपडेट, और लास्ट में होता है हमारे पास डिलीट। तो क्रिएट करते हैं सबसे पहले। क्रिएट हम एफएस मॉड्यूल के थ्रू ही पूरा CRUD कर रहे हैं, तो जाहिर है फाइल्स का CRUD ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, फाइल को बनाना, फाइल रीड करना, फाइल अपडेट करना, फाइल डिलीट करना। सही है, तो क्रिएट करना और डिलीट करना तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अपडेट और रीड हम देख लेते हैं, तो पूरा एक CRUD हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस फाइल में भी आके जरा क्रिएट करवा लेता हूँ। मैं एक कमेंट बनाता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ क्रिएट। यहाँ आके मैंने लिखना है fs.writeFileSync। इसमें आके मुझे देना है अपनी फाइल का नाम। तो मेरी फाइल जो जो भी मुझे फाइल बनानी है, वो फाइल मुझे बनानी कहाँ पे है, वो वाली फाइल मुझे बनानी है CRUD वाले फोल्डर के अंदर। और इस फोल्डर का पाथ यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हुआ है। तो मुझे इस वेरिएबल को पास कराना है, इसके अंदर पास करानी है क्या भाई, फाइल का नाम। तो मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा बैकटिक्स का, ताकि मैं डायनामिक ये वेरिएबल की वैल्यू को भी यहाँ लिख सकूं। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि भाई डॉलर CRUD पाथ, यानी कि CRUD वाले फोल्डर के अंदर जाओ और वहां पर जाकर एक फाइल बना दो CRUD.txt के नाम से।
सही है। CRUD.txt के नाम से इसके अंदर जाकर एक फाइल बना दो, कॉमा लगाऊंगा, और यहां पर आके मैं अब इसके अंदर जो डाटा अपेंड करना है, सेंड करना है, वो डाटा पास करा दूंगा। यहां पे मैं लिखूंगा कोटेशंस, और मैं यहां पे आके लिखूंगा क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट। फाइल को मैं क्या करवा देता हूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल एस प्रेस करके मैं इसमें यहाँ पे फाइल को सेव करवाता हूँ। यहाँ आता हूँ, देखो भाई CRUD.txt इसके अंदर क्रिएट हो गया, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट आ गया। ठीक है, तो हमने क्रिएट कर लिया सबसे पहले। देन हमें क्या करना है, हमें अब रीड करना है इस फाइल को। रीड करने के लिए मैं अगर अब यही वाली लाइन ऑफ कोड दोबारा यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा तो ये दोबारा एक नई फाइल को बना देगा, जो कि मैंने नहीं करना। नई फाइल मैंने नहीं बनानी, मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल को रीड करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाली लाइन ऑफ कोड को अब कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि नोडमॉन से जब हम रन करते हैं तो फिर हम नीचे कंट्रोल एस करूंगा, दोबारा फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है। एक और काम मैं ये करूंगा, वो मैं ये करूंगा कि मैं यहां आकर ऊपर एक वेरिएबल बना लूंगा कॉन्स का कीवर्ड लिखकर, और फाइल पाथ के नाम से मैं एक वेरिएबल बना के रख लूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, और यहाँ पे आके ये पूरा पाथ जो नीचे दिया ना मैंने, ये वाला पाथ, इसे मैं यहाँ पे कॉपी करके बैकटिक समेत कॉपी करके यहाँ रख के या यहाँ ला के रखूंगा। ठीक है, इसमें साथ में ये फाइल का नाम भी है। सही है, ऊपर वो सिर्फ ये फोल्डर तक का पाथ था, यहाँ पे इसके साथ ये फाइल का नाम भी है। मैंने रीड करना है तो पूरी फाइल तक मैंने रेफरेंस देना, सिर्फ फोल्डर तक ही नहीं देना, क्योंकि मैं डायरेक्टरी रीड नहीं कर रहा, मैं फोल्डर रीड नहीं कर रहा, मैं फाइल रीड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद CRUD ऑपरेशन का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है रीड। तो मैं यहाँ पे आके एक कमेंट बनाऊंगा, मैं आके लिखूंगा रीड। रीड करने के लिए हमारे पास है रीड फाइल का मेथड, तो मैं लिखूंगा fs डॉट रीड फाइल। अब रीड फाइल वाला ये जो मेथड है, इसमें हम फिलहाल के लिए जस्ट फिलहाल दो मेथड्स का यूज करेंगे, दो पैरामीटर्स का यूज करेंगे इसके अंदर। पहले पैरामीटर में आपको देना है अपनी फाइल का पाथ, तो मैं दे दूंगा फाइल पाथ, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हमें यहाँ पे पास करवाना है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जो कि किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर आता है, एज अ पैरामीटर लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन। मैं यहाँ के लिखूंगा एक इस तरह से कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स मुझे पास कराने हैं। एक पैरामीटर ERR का होगा, एरर का पैरामीटर, पैरामीटर्स का नाम कुछ भी हो सकता है, कॉमा लगाऊंगा। दूसरा पैरामीटर डाटा का पैरामीटर होगा। डाटा वाले पैरामीटर में मेरा एग्जैक्ट वो डाटा आ रहा है जो फाइल में लिखा हुआ है। एरो बना लूंगा, एरो ऑपरेटर यूज करूंगा, यहाँ पे आके करली ब्रेसेस बना के इसके अंदर आऊंगा। यहाँ पर आके मैं कुछ इस तरह से console डॉट लॉग पे प्रिंट कर देता हूँ, किसको भाई, डाटा को प्रिंट कर देता हूँ। इधर आप बहुत गौर से देखना, मैं इसको सेव करवा के एग्जीक्यूट कराऊंगा। मैं कंट्रोल एस प्रेस करके फाइल को करता हूँ सेव। तो अब आउटपुट आपको क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे एक आउटपुट नजर आ रहा है, बफर आउटपुट। क्या नजर आ रहा है, बफर आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है हमारी फाइल में, मैं अगर यहां आ जाऊं, डाटा क्या है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। सही है, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 43, 43 रिप्रेजेंट करता है किसको, सी को। ठीक है, इसी तरह हमारी फाइल के अंदर यहाँ पे 20 एक ये आ रहा है, दो, तीन, तीन यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 20s आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो डाटा में हमारे पास, तो एक गैप ये आ रहा है, एक गैप ये आ रहा है, एक गैप ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो जो गैप्स होते हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं 20 को। 20 जो मार्क होता है वो हमारे पास होता है गैप के लिए, कोड होता है स्पेसिफिक गैप्स के लिए, स्पेसेस के लिए। अब आपको इस अपने डाटा को जो अभी आपने रीड करवा रहे हो, आप गेट हुआ है, आपने देखा है अभी, इसे आपने कन्वर्ट करवाना है रीडेबल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जरा इसको यहीं पे आके कुछ इस तरह से लिखो, स्ट्रिंगिफाई, ये टू स्ट्रिंग वगैरह कर दो। यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ टू स्ट्रिंग डाटा डॉट टू स्ट्रिंग, ये भाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, सेव करवाओगे, यहाँ होगे क्रिएट रीड अपडेट डिलीट आ गया आपके पास। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका नोड जेएस का अपना तरीका है, जो नोड जेएस का अपना प्रोवाइड करता तरीका है, वो ये है कि आप यहाँ पे क्या करो, इसको जरा मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहां से मैं टू स्ट्रिंग को रिमूव करता हूँ। यहां आकर मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहां आकर ही लिख दूंगा आके कुछ इस तरह से UTF-8। ठीक है, यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम किसकी, अपने सारे के सारे डाटा की, जो कि इस वक्त बाइनरी लैंग्वेज में बेसिकली आ रहा है। सेव करवाता हूं, तो अभी भी मेरे पास आउटपुट आ रहा है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो दो तरीके हैं रीड करने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए, हमारे कंटेंट को स्ट्रिंग्स में रीडेबल बनाने के लिए, जो हमारे अल्फाबेटिकल डाटा है उसको रीडेबल बनाने के लिए। एक तो ये कि टू स्ट्रिंग का मेथड यूज करके आप डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देख लो। दूसरा ये आप UTF-8 का यहाँ पे ऊपर एक पैरामीटर पास कर दो, जिसके थ्रू आप डाटा को रीडेबल फॉर्मेट में देख सको। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे CRUD ऑपरेशन का, वो आता है अपडेट का पार्ट। तो रीड हमने कर लिया, मैं इसको जरा यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपडेट, तो मैं यहाँ आके लिखूंगा अपडेट, कमेंट बना लेता हूँ।
अपडेट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या करवा रहे होंगे, हम यहाँ पे अपेंड करा रहे होंगे। डायरेक्टली तो हम अपडेट नहीं कर सकते डाटा, हम अपेंड जरूर करा सकते हैं। जो डाटा ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है फाइल के अंदर, जो लिखा हुआ डाटा मेंशन्ड है, उस डाटा में हम कुछ मजीद डाटा सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके एफ एस लिखूंगा, एफ एस डॉट अपेंड फाइल का मेथड है। और इसके अंदर आके मुझे 3 पैरामीटर्स पास कराने हैं। पहले पैरामीटर में मुझे फाइल पाथ देना है, फाइल का पाथ आ गया, कॉमा लगाऊंगा। दूसरे पैरामीटर में मुझे वो डाटा बताना है जो डाटा अपेंड करवाना है। तो मेरे पास इस फाइल में इस वक्त लिखा हुआ है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। मैं चाहता हूं इसके आगे लिखा हुआ अपेंड होकर आ जाए इन नोड जेएस। सही है, तो मैं यहां आकर लिखूंगा इन नोड जेएस। उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करवाना है, कंपलसरी है। जस्ट एक पैरामीटर इस कॉल बैक फंक्शन में आएगा जो कि होगा ईआरआर का पैरामीटर, एरर पैरामीटर। और मैं यहाँ पे आके एक एरो बना लूंगा और इसके अंदर आके मैं फंक्शन की बॉडी में आ जाऊंगा। यहां पर आके मुझे जैसे एक इफ की कंडीशन बनानी है और मुझे यहाँ पे लिखना है कि अगर तो एरर जो है जो भी एरर होगा ना, वो एरर इस ईआरआर वाले पैरामीटर के अंदर आएगा। ठीक है, और पैरामीटर एक ही है, ऊपर थे 2 पैरामीटर, डाटा भी था साथ में, क्योंकि रीड करना था तो डाटा भी एक था। यहाँ कुछ रीड नहीं करना मैं जस्ट अपडेट करना है। तो एक ही पैरामीटर होगा ईआरआर का। मैं कहूंगा कि भी अगर तो ईआरआर यानी कि नॉट ऑपरेटर का आपको पता होगा, नॉट ऑपरेटर जब लग जाता है तो ऑपोजिट कंडीशंस वर्क करती है। मैं कहूंगा कि अगर तो कोई एरर नहीं आ रहा तो क्या करवाओ, यहां पे लिख दो आकर कंसोल डॉट लॉग के ऊपर आके लिख दो डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। जाहिर है जब कोई एरर नहीं आएगा इट मींस डाटा प्रॉपर्ली अपडेट हो गया। ठीक है भाई, सेव कराऊंगा फाइल को, आउटपुट देखना। मैं यहां पे आता हूं नीचे, सेव करवाता हूं इस फाइल को, तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इधर आऊंगा, यहाँ पे देखो नोड जेस आ गया, इन नोड जेस आ गया उसके साथ। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है वो है डिलीट क्रड ऑपरेशन का लास्ट पार्ट। तो मैं यहाँ पे आगे जरा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस ब्लॉक ऑफ कोड को, और हम देख लेते हैं डिलीट को। तो मैं यहाँ आके लिखता हूँ डिलीट, और मेथड जो यूज होगा वो होगा अनलिंक सिंक का मेथड, जो हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो मैं लिखूंगा एफ एस डॉट अनलिंक सिंक। इसके अंदर आके क्या करवाना है, जस्ट फाइल पाथ देना है, तो मैं आके दे दूंगा फाइल पाथ, दैट्स इट। कंट्रोल एस प्रेस करके मैं सेव करवाता हूं। देखो क्रड डॉट टीएक्सटी क्या हो गया भाई, यहां से रिमूव हो गया, डिलीट हो गया। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपरली क्रड ऑपरेशन एक बनाया कि हम किस तरह से यहाँ पे एफएस मॉड्यूल के थ्रू यहाँ पे क्रड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने डाटा को सबसे पहले तो यहाँ पे पाथ कोर मॉड्यूल का यूज करके पाथ एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे डॉट टीएक्सटी के साथ भी जो है वो एक नया पाथ निकाला, जो पाथ बनाया जिस फाइल के ऊपर सारा ऑपरेशन करना था, रीड करना था, अपडेट करना था जिस फाइल को, उस फाइल को भी मेंशन करके उसका भी फाइल पाथ एक्सट्रैक्ट करवाया, वेरिएबल में रखा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट करवाया डाटा राइट फाइल सिंक का एफएस का यहाँ पे ये मेथड यूज करके, रीड फाइल का मेथड यूज किया रीड करवाने के लिए, अपडेट करने के लिए अपेंड फाइल को यूज किया, और डिलीट करने के लिए अनलिंक सिंक का हमने यहाँ पे यूज किया। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में। हमने ये समझना है कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूंगा, हमारे पास सिंक्रोनस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें हमारे पास सी प्लस प्लस है, हमारे पास जावा है, जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह अगर एसिंक्रोनस की मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट, और नोड जेएस इंटरनली टोटली जावास्क्रिप्ट को ही यूज कर रही है। तो नोड जेएस भी हमारे पास क्या है भाई, एसिंक्रोनस है। अब ये दोनों है क्या चीज, इनका दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ आके एक फाइल बनाऊंगा एसिंक्रोनस डॉट जेएस के नाम से। एक यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जरा मैं ये बता दूं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फर्क क्या है। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर आप ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हो, लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हो, अगर एक लाइन पे कोई एरर थ्रो होता है, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाइन का कोड लिखा है, थर्ड लाइन पर कोई एरर आ गया, तो आपके पास एरर वहीं पे थ्रो किया जाएगा, एरर दिखाया जाएगा भाई ये मसला है आपके थर्ड लाइन ऑफ कोड में, ये प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद आगे का पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। सही है, थर्ड फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन नहीं चलेगी, थर्ड लाइन का एरर थ्रो होने से फोर्थ और फिफ्थ लाइन की एग्जीक्यूशन नहीं नहीं चलेगी। हालांकि वो कोड सही है, लेकिन फिर भी वो आगे एग्जीक्यूशन हमारा कंपाइलर कोड को जाके रीड नहीं करेगा, वहीं पे एक एरर थ्रू करेगा और कहेगा भाई ये पहले रिजॉल्व करो फिर आगे बढ़ना। ठीक है, ये सिंक्रोनस में हमारे पास ये होता है। अब जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है उसमें हमारे पास कंटिन्यूअसली ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अगर आपने जो है वो एक लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है, उसमें कोई एरर थ्रो हुआ, एरर दिखाया जाएगा और आगे कोड बढ़ेगा, आगे का कोड चला दिया जाएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लगा लेते हो, आप कहते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये वाला एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये 2 सेकंड के बाद दिखाना, और ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड चलाओ, तो वो सबसे पहला कोड दिखाएगा, उसके बाद वाला कोड दिखाएगा, और 2 सेकंड के बाद बीच वाला कोड एग्जीक्यूट करा देगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग,
और मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कोटेशंस ए बी और सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लाइन का कुछ कोड लिख दिया सिंपल सा कंसोल का। मैं यहाँ पे आके फाइल को रन कर लेता हूँ। मैं यहाँ आके लिखूंगा नोडमॉन डॉट स्लैश ए सिंक्रोनस डॉट जेएस। एंटर करता हूँ, मेरे पास ये फाइल रन हो गई। कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करूंगा तो देखो मेरे पास ए बी और सी यहाँ पे तीनों लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आगे कुछ इस तरह से काम करूं, यहाँ पे आगे मैं लिखूं सेट टाइम आउट, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए दो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस यूज होते हैं, एक है सेट टाइम आउट और एक है सेट इंटरवल। मैं यहाँ लिखता हूँ सेट टाइम आउट और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह। यहाँ लाके मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं कहता हूं कि भाई ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है, यानी कि ये जो बी वाला कंसोल डॉट लॉग है, इसको आपने प्रिंट करना है 3 सेकंड के बाद। तो मैं 3000 यहाँ पे पास कर दूंगा। 3000 मिली सेकंड का मतलब है 3 सेकंड। ठीक है, मैं अब ये इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल एस, तो अब देखो ए आया सी आया और उसके बाद 3 सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे बी एग्जीक्यूट होके आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइव एग्जांपल है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, कि देखो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारे पास कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक लाइन ऑफ कोड के लिए आगे का कोड रुक गया, पूरा प्रोग्राम चलेगा। जब उसका टाइम है वो कोड वहां पे गेट कर लेंगे हम, वो कोड हमें रिसीव हो जाएगा। यही अगर होती सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग तो यहाँ पे क्या होता, ए आना था बी आना था और सी ने आना ही नहीं था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आगे बल्कि सी नहीं एग्जीक्यूट होना था बी के वेट की वजह से, बी ने आना था प्रॉपर 3 सेकंड के बाद लोड होकर, फिर सीन है हमें गेट होना था, फिर सीन है हमें यहाँ पे सीन है हमारे कंसोल पे प्रिंट होना था। ठीक है, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हमारे पास यही रूल है कि हम यहाँ पे एक एक ब्लॉक ऑफ कोड के लिए आगे का कोड स्टॉप नहीं होता, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आके मैं कुछ इस तरह से ये वाले कोड को जरा कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ आके मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड या लेट का कीवर्ड, और मैं फर्स्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल टू, और इसके अंदर आके मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा। मैं यहाँ आके लिख देता हूँ अली। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ लास्ट नेम के नाम से, लेट का कीवर्ड लिखूंगा लास्ट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे आके दे दूंगा ये एम्प्टी कोटेशन। ठीक है भाई, उसके बाद मैं यहाँ पे आके अगेन सेट टाइम आउट का यूज करूंगा। मैं यहाँ के लिखूंगा सेट टाइम आउट, कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा इसके अंदर आके, और 2 सेकंड का यहाँ पे टाइमर दे दूंगा। और मैं यहाँ क्या इसके अंदर आके कहूंगा कि लास्ट नेम को वैल्यू क्या दे दो, लास्ट नेम को वैल्यू प्रोवाइड कर दो आप अहमद। ठीक है, नीचे आऊंगा यहाँ के मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और मैं यहाँ के लिख दूंगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो अब असूलन मेरे पास यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो लेट का कीवर्ड जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं उसके थ्रू हमारे पास एक रूल है जेएस का कि हम दोबारा से किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करा सकते हैं। इट मींस नई वैल्यू दे सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग वैल्यू एम्प्टी कोड दी थी लास्ट नेम को, उसके बाद एक नई वैल्यू दे दी, उसको मैंने अहमद की। ठीक है, लेकिन मैं उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता, सेम नाम का वेरिएबल दोबारा बना नहीं सकता, जो बना हुआ है उसको नई वैल्यू दे सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं जरा सेव करवाता हूँ इस फाइल को, जरा कंसोल पे आप आउटपुट चेक करना। मैं सेव करवाऊंगा सेव करता हूं तो देखो मेरे पास प्रिंट होकर के आ गया अली, मेरे पास प्रिंट होकर आ गया, लेकिन कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म नहीं, दोनों वेरिएबल्स आपस में मर्ज नहीं हुए। जो कॉन्कैटिनेशन मैंने एक लाइन ऑफ कोड कहा था ना कंसोल का, वो नहीं हुआ। तो ये एक हमारे पास ड्रॉबैक है किसका भाई, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। ये एक इशू हमारे पास आता है कि क्योंकि एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस हो रही है तो प्रोग्राम को हमें क्या करना है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हैंडल करवाना है। कि हमारे पास यहाँ पे ये कंसोल क्या करे भाई, वेट करे 2 सेकंड तक, जब उसको लास्ट नेम भी रिसीव हो तब फर्स्ट नेम के साथ मर्ज करके उसको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, इस केस में इस तरह के एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए आप आगे जाके डेटाबेस के साथ भी काम करोगे। डेटाबेस से आप डाटा मंगवाओगे, डाटा फिल फौरी तौर पे एकदम से रिसीव नहीं होगा आपको, उसमें ये एक इशू हमारे पास आता है। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आता है प्रोमिस का कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि भाई मैं तो 2 सेकंड के बाद ही डाटा प्रोवाइड करना है, मैंने आगे की एग्जीक्यूशन को स्टॉप रखना है, और प्रॉमिस के अकॉर्डिंग प्रॉमिस फुलफिल होता है तो फिर डाटा पूरा हमें रिसीव होता है, पिछली एग्जीक्यूशन के साथ अगली मिलकर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आके एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पर आके मैं एक फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ के लिखता हूँ promise task डॉट जेएस और मैं यहाँ से जरा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको जरा अनरन करता हूँ फाइल को। यहाँ पर आके अगेन एग्जांपल्स वही वाली सेम है। मैं यहाँ के लिखता हूँ लेट का कीवर्ड, फर्स्ट नेम के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, अली मैं इसमें रख देता हूँ। उसके बाद मैं लेट का कीवर्ड लिखूंगा, लास्ट नेम के नाम से दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें एम्प्टी कोट्स दे दूंगा। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा सेट टाइम आउट,
ऐसे, और कॉल बैक फंक्शन में इसके अंदर पास करवाऊंगा। लास्ट नेम की वैल्यू में यहाँ पे आके असाइन करा दूंगा लास्ट नेम को अहमद, और मैं कहूंगा कि ये आपने देना है 3 सेकंड के टाइम के बाद। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ के लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। सेव करवाता हूं, फाइल को रन कर लेता हूं, नोडमॉन डॉट स्लैश, फाइल का नाम क्या है मेरे पास यहाँ पे, प्रॉमिस टास्क डॉट जेएस। एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे पास अली आ रहा है, और उसके बाद 3 सेकंड के बाद जब तक लास्ट नेम अहमद रिसीव हो रहा है तब तक एग्जीक्यूशन वो क्या कर रहा है भाई, स्टॉप करके वहां पे उसने कॉन्केटिनेशन परफॉर्म नहीं की। मैंने इसको करना है हैंडल। मैंने यहाँ पे एक प्रोमिस का कॉन्सेप्ट यूज करके सेट टाइम आउट को स्टॉप करके रखना है कि ये जब तक जो है वो ऊपर वाली एग्जीक्यूशन को भी नीचे वाली एग्जीक्यूशन को भी हमने क्या करना है, जब तक नीचे वाली एग्जीक्यूशन रिसीव नहीं होता, ब्लॉक ऑफ कोड रिसीव नहीं होता 3 सेकंड के बाद, तब तक मैंने पहले वाले कोड को भी रोक कर रखना कि वो स्टॉप रहे, ये रिसीव हो जाए, उसके बाद वो डाटा हमें कलेक्ट हो जाए और फिर नीचे कॉन्केटिनेशन हो जाए दोनों की। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ आकर मैं कॉन्स का कीवर्ड लिखता हूं, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूं सेट लास्ट नेम के नाम से। ठीक है, मैं किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकता हूं, मैं सेट लास्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूं इक्वल टू। इस वेरिएबल के अंदर मैं एक प्रॉमिस को स्टोर कर दूंगा। मैं एक प्रॉमिस बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है प्रॉमिस के नाम का, उसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मैं यहाँ के लिखूंगा न्यू का कीवर्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स के लिए न्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ लिखूंगा न्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का, मैं लिखूंगा प्रॉमिस ऐसे। अब प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने अंदर कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है, और आपको कॉल बैक फंक्शन का आइडिया हो गया होगा, अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, एफएस में भी देखा। अगर नहीं आइडिया तो मैं फिर से बता देता हूं कि हमारे पास यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर जाता है। ठीक है, तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा ऐसे और इसे कट करके मैं क्लोज करवा दूंगा सेट टाइम आउट के बाद। ठीक है, सेट टाइम आउट के ब्लॉक ऑफ कोड को मैंने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया। इसके बाद मैं क्या करवाऊंगा आपको, मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट जो है इसका जो कॉलबैक फंक्शन है वो दो पैरामीटर्स, बिल्ट इन पैरामीटर्स अपने साथ लेता है। एक पैरामीटर होता है फुलफिल का, ये एक पैरामीटर होता है, एक पैरामीटर होता है रिजॉल्व का, और एक पैरामीटर होता है हमारे पास रिजेक्ट का। प्रॉमिस की भी अगर बात की जाए तो एक अगर मैं वादा करता हूं आपसे तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, एक वादा या तो तोड़ दूंगा या मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल कर लूंगा, पूरा कर दूंगा, निभा दूंगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं, रिजॉल्व का पैरामीटर और रिजेक्ट का पैरामीटर। नाम आप इन दोनों पैरामीटर्स के कुछ भी रख सकते हो, लेकिन गुड प्रैक्टिस होती है कि आप रिजॉल्व और रिजेक्ट भी। ठीक है, मैं यहां आके पहला पैरामीटर लिखता हूं रिजॉल्व, और दूसरा पैरामीटर मैं यहां के लिख दूंगा, रख दूंगा रिजेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहां आऊंगा, मुझे क्या करवाना है, मैंने लास्ट नेम अहमद ऑलरेडी असाइन करवा दिया है। मैं सिंपली यहां आके कहूंगा कि भाई आप क्या करो, यहां पे आके ये जो रिजॉल्व है इसको यहां पे कॉल करवा दो। ठीक है, रिजॉल्व को एज अ फंक्शन हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, कॉल करवा देंगे। मैं यहाँ पे एक सिग्नल दे दूंगा कि भाई आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ, मेरा ये प्रॉमिस प्रॉपरली वर्क कर रहा है और रिजॉल्व हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। इसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ आना है, यहाँ पर आके मुझे लिखना है डॉट देन, क्योंकि ये कंसोल डॉट लॉग है, ये कहीं से भी अभी इस प्रॉमिस के साथ अटैच नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताना है कि प्रॉमिस रिजॉल्व मेरा हो चुका है, अब क्या करना है। अब ये करना है कि अब ये कंसोल को प्रिंट करना है प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ आके लिखूंगा डॉट देन ऐसे, और डॉट देन मेथड के अंदर मैं इस तरह कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं ये पूरा कंसोल डॉट लॉग कट करके इसके अंदर यहां पे इस तरह से पास करवा दूं। मैं यहाँ आता हूं, मैं पूरी एग्जीक्यूशन देख लेता हूं, एवरीथिंग इज फाइन। मैं यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करवा लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे 3 सेकंड का वेट हो रहा है, और उसके बाद देखो अली अहमद कॉन्केटिनेट होकर मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आके इसको जरा यहाँ पे कुछ कॉन्केटिनेशन करके एम्प्टी स्पेस दे देता हूँ ताकि दोनों के बीच में कुछ स्पेस भी मेंटेन हो जाए। अब सेव करवाता हूँ, अब देखना मेरे पास आउटपुट में अली अहमद प्रॉपरली एक नाम की तरह दोनों शो हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि एसिंक्रोनस डाटा को हमने किस तरह हैंडल करवाना है, डाटा जो रिसीव होने में टाइम लग रहा है उसको किस तरह हमने हैंडल करना है डॉट देन का यूज करते हुए। एक और हमारे पास तरीका है जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो कि मोस्टली डेवलपर्स भी अब यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर यूज करते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस तरह की, अगर इसको मैं इस कंडीशन को देखूं, तो यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है मेरे प्रोग्राम के अंदर, वो मुझे करवानी है एग्जीक्यूट, तो मैं क्या डॉट देन ही लिखता रहूंगा। एक डॉट देन ये बना चुका हूं मैं, एक और डॉट देन यहाँ आके बनाऊंगा इस तरह, फिर मैं एक और डॉट देन यहाँ पे आके बनाऊं ऐसे, आके कॉल बैक भी बनाऊं उसके अंदर, लंबा चौड़ा कोड है। डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन करके मैं 4-5 डॉट देन बनाऊं कि पहले कंसोल दिखाओ प्रॉमिस के रिजॉल्व होने के बाद, उसके बाद ये दिखाओ, उसके बाद ये दिखाओ, उसके बाद ये दिखाओ। जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का प्रॉपर बिहेवियर है कि वो कंटिन्यूस एग्जीक्यूट करता है, उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा मेरा कोड हो जाएगा।
ठीक है, और बहुत लेंदी मेरा कोड हो जाएगा, 8 10 15 20 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। तो मोस्टली डेवलपर्स यूज करते हैं एसिंग एंड अवेट के कॉन्सेप्ट। वो फंक्शंस को क्या बना देते हैं, एसिंक्रोनस बनाते हैं, और वो फिर अवेट के कॉन्सेप्ट से ये सारा काम करते हैं। एक कीवर्ड लिखते हैं, बजाय इसके कि पूरा पूरा कॉलबैक फंक्शन बनाए हुए डॉट देन के मेथड के अंदर आकर वो एक अवेट का कीवर्ड लिख के डाटा फेच कर लेते हैं, तो उनका सारा का सारा काम हो जाता है। तो हमने एक ये तरीका तो देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह अवेट के थ्रू ये सारा का सारा काम करवा सकते हैं। मैं क्या करवाता हूँ, मैं जरा ये वाला कोड जरा मैंने जरा समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं हटा लेता हूँ। और ये वाला डॉट देन जो आ रहा है इसको भी जरा मैं यहां से जरा कुछ कमेंट आउट करता हूँ, डॉट देन का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा जो तरीका कार है वो है एसिंक एंड अवेट, उसको यूज करते हुए हम ये सारा का सारा काम करेंगे। मैं यहाँ के एक फंक्शन बनाता हूँ, कौन सा कीवर्ड लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले फुल नेम के नाम से एक फंक्शन बना लूंगा इक्वल टू यहाँ आके इस फंक्शन को मुझे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने जस्ट दो कीवर्ड्स का यूज करना है। अब आप प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है आपने ऊपर, हैंडल करवाना है प्रॉमिस के डाटा को, आप क्या लिखोगे, यहाँ के आप लिखोगे एसिंक ऐसे, एसिंक ऐसे, पैरेंथेसिस लगाओगे, और सिंपली एक एरो फंक्शन बना लोगे। जिस तरह से आप एक एरो फंक्शन बनाते हो उसी तरह आपने एरो फंक्शन बनाया, जस्ट यहाँ पे आपने एक एसिंक लिख दिया एसिंक्रोनस के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करवाना है, मैं यहाँ आके लिखूंगा कि भाई लेट का कीवर्ड लास्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट, और मैं कहूंगा कि भाई वेट कर कर जब तक सेट लास्ट नेम प्रॉपरली रिसीव नहीं होता तब तक वेट कर लो। वेट करो, जब प्रॉपरली रिसीव हो तो इस वेरिएबल के अंदर लाके स्टोर करवा देना। मैं यहां आकर सेट लास्ट नेम को इसमें पास करा। ठीक है, मैंने एसिंक्रोनस डिस्प्ले फुल नेम नाम का एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, मैंने लास्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और मैंने उसके अंदर आकर वेट कर कर जब तक रिसीव वहां से नहीं होता, डाटा प्रॉपरली रिसीव नहीं होता 3 सेकंड के बाद, तब तक वेट करके मैंने कहा कि वेट करो, जब रिसीव हो जाए तो क्या करना, वेरिएबल में लाके लास्ट नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देना। ये वाला काम हो गया। मैं क्या करवाता हूं उसके बाद, यहीं पर आता हूं, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूं, और फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को मैं इस तरह से प्रिंट करवा देता हूं। बीच में मुझे यहाँ पे कुछ स्पेसेस चाहिए तो मैं यहाँ पे आके कुछ स्पेस लगाऊंगा ऐसे। मैं अगर अब इसको ऐसे ही सेव करवाऊं, कॉल भी करवा लेते हैं डिस्प्ले फुल नेम को, मैं यहाँ पे आके डिस्प्ले फुल नेम को कॉल करवा देता हूं। अब अगर मैं इसको ऐसे ही सेव करवाऊं, मैं इसको करता हूं सेव, मेरे पास यहाँ पे वेट हो रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड का 3 सेकंड का वेट हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे आ गया अली, और सेकंड वैल्यू क्या आई मेरे पास, अनडिफाइंड मुझे यहाँ पे रिसीव हुई सेकंड वैल्यू। क्यों अनडिफाइंड रिसीव हुई मुझे यहाँ पे सेकंड वैल्यू, मुझे इस वजह से अनडिफाइंड रिसीव हुई क्योंकि ये वाला फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवा के दे रहा, सिर्फ एक वेरिएबल ही तो वहां पे बना हुआ है। वेरिएबल तो मैं यहाँ पे नीचे आके एक और वैल्यू बना ली, मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, तो मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, एक फंक्शन कुछ थ्रो नहीं कर रहा ऊपर वाला फंक्शन। ठीक है, तो मुझे उसको अगर थ्रो करवाना है वैल्यू को उसमें, तो ये जो रिजॉल्व मैंने पास करवाया है एम्प्टी रिजॉल्व, इसके अंदर आके मैं ये अहमद पास कर दूं। क्या पास कर दूंगा, अहमद, मैं इसके अंदर आके यहाँ पे कुछ पास करवा देता हूं। मैं यहाँ पे जरा इसको कमेंट आउट करता हूं कुछ ऐसे, और यहाँ आके मैं अहमद को इसके अंदर लिख लेता हूं। ठीक है, मैं कहूंगा भी रिजॉल्व जब करोगे ये फंक्शन, जब फुलफिल हो जाए, प्रॉमिस मेरा फुलफिल हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, वादा पूरा हो जाए, तो आप क्या करना है, अहमद रिटर्न कर देना। यहाँ से कुछ सेव करवाता हूं इसको, अब आउटपुट जरा चेक कर लेते हैं। 3 सेकंड का वेट हुआ, देखो यहाँ पे अली अहमद मेरे पास प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट हो गया। तो मैंने जो वहां से रिटर्न कराना था वो मैंने ले लिया वहां से रिजॉल्व में। मैंने कहा जब प्रॉमिस मेरा रिजॉल्व हो तो अब आप ये दे देना, ये प्रोवाइड कर देना। तो डॉट देन का कॉन्सेप्ट अब हम यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए एसिंग एंड अवेट के साथ रिजॉल्व के थ्रू हम इसको क्या करेंगे भाई, हैंडल करवाएंगे। तो यहाँ पे आके जरा मैं गो थ्रू करवा लेता हूँ इसको। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम के नाम से, फिर उसके बाद आपने वेरिएबल बनाया लास्ट नेम के नाम से, उसमें एम्प्टी कोटेशंस पास करके जस्ट आपने उसको इनिशियलाइज करा दिया वेरिएबल को। ठीक है, एक वैल्यू तो देनी थी ना हमने, इनिशियलाइज करा के एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। उसके बाद यहाँ पे आके सेट लास्ट नेम के नाम से हमने एक प्रॉमिस बना लिया। मैंने कहा एक मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसका नाम है सेट लास्ट नेम। उस प्रॉमिस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा इस तरह से, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो बिल्ट इन पैरामीटर्स होंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। हमने उसके अंदर आकर कहा कि भाई 3 सेकंड के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, रिसीव करवाना है लास्ट नेम। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ये ना सेट टाइम आउट की दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इस तरह काम नहीं होता, डेटाबेस रिलेटेड काम का मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेटाबेस से अब आप मंगवा रहे हो डाटा। तो जब डाटा आप मंगवाते हो डेटाबेस से, आप एक्सियोस के थ्रू मंगवाओगे, फ्रंट एंड पर डाटा लेकर आ रहे होगे, मंगवा रहे होगे, तो उस टाइम पे आपको डाटा के रिसीव होने में टाइम लगता है। तो जब तक डाटा रिसीव प्रॉपरली नहीं होता तो आप क्या करते हो, एसिंक एंड अवेट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हो। आप फंक्शन जो बनाते हो डाटा रिसीव करने के लिए उसे एसिंक बनाते हो, और डाटा लेने से पहले आप अवेट का कीवर्ड लिखते हो। ये जब हम जाके फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, डाटाबेस इंटीग्रेशन, तो हमें बहुत आराम अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो तरीके बताए, एक तो मैंने कहा कि आप एसिंक्रोनस डाटा को डॉट देन करके हैंडल कर सकते हो, एक मैंने कहा कि आप क्या करवा सकते हो, एसिंक डाटा को यहाँ पे अवेट का कीवर्ड लिख के हैंडल कर सकते हो। अब इसमें बहुत फर्क है।
मुझे मल्टीपल डॉट देन्स बनाने पड़ेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, डाटा को लेने के लिए लाइन बाय लाइन अगर एग्जीक्यूशन करानी है तो हर एक एग्जीक्यूशन के लिए, हर एक ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए मुझे डॉट देन पास कराने होंगे। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इधर इस अप्रोच से काम करना है, एसिंग एंड अवेट की अप्रोच से काम करना है, तो मुझे जस्ट मेन फंक्शन को एसिंग बनाना है और जहां आउटपुट चाहिए मैं अवेट लिखकर आउटपुट ले लूं। एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा मुझे, अवेट का कीवर्ड। मुझे पूरा मेथड नहीं बनाना पड़ेगा, डॉट देन का मेथड। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं क्या करवा सकूंगा, इसको कॉन्सेप्ट को हैंडल करवा सकूंगा, एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल कर सकेंगे हम जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि हमने ये देखना था कि किस तरह से हम यहाँ पे हमने CRUD FS देखा, फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल के थ्रू हमने CRUD ऑपरेशन बना लिया, हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये देखा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट जिसका एक बिहेवियर है कि वो एसिंक्रोनसली एक्ट करती है, हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके डाटा को हैंडल करवाना देखा कि किस तरह से उसके डाटा को हम टेम्परेली स्टॉप करवा सकते हैं आगे के एग्जीक्यूशन को, और प्रॉपर डाटा रिसीव होने के बाद पूरा डाटा हम एक साथ में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। हम जो नेक्स्ट जो अब क्लास होगी उसमें हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करवाएंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सप्रेस में हम राउटिंग कर सकते हैं, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, एक्सप्रेस में अपना सर्वर बनाएंगे, एक्सप्रेस में डाटा रेंडर कराना देखेंगे, एक्सप्रेस के जो मेन कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें कवर करेंगे। तो हमारे पास, मैंने बताया था स्टार्ट में, 3 तरह के कोर मॉड्यूल्स होते हैं। ग्लोबल जिसमें हमने कंसोल को देखा, नॉन ग्लोबल जिसमें हमने एफएस, पाथ और एचटीटीपी को देखा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है फिर एक्सटर्नल मॉड्यूल, एक्सटर्नल कोर मॉड्यूल जो कि एक्सप्रेस है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे नोड.जेएस में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं और इसको बस गो थ्रू करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हमें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी समझ आएगी, पूरा एनवायरमेंट से हम फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।